ये जो अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियंस दिल्ली जैसे शब्द आप सुनते हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है। ये आज़ादी से सवाल पूछने वालों के लिए हथियार बनाए गए हैं, जो कि सत्ता की प्रयोगशाला में गढ़े हुए हैं, ताकि जो भी बोले उसे चुप करा दो, जो लिखे उसे बदनाम करो और जो पढ़ाए उसे देशद्रोही ठहराओ। इस पूरे खेल में लोकतंत्र एक तमाशा बन चुका है, जिसके स्क्रिप्ट दिल्ली की सत्ता और नागपुर की शाखा में लिखी जाती है। ये बात 12 अक्टूबर 2025 को रिटायर्ड जस्टिस एस मुरलीधर ने दिल्ली के सुरजीत भवन में प्रोफेसर GN साईं बाबा मेमोरियल लेक्चर में जोर देकर कही, और हाल में बैठे छात्रों, शिक्षकों, पत्रकारों और नागरिकों के लिए यह भाषण कोई झटका नहीं था, बल्कि वो आईना था जो हर पढ़े लिखे सोचने वाले इंसान को दिखा रहा था कि कैसे आज़ाद भारत की शिक्षा, न्याय और बौद्धिकता को सत्ता की गटर राजनीति में ढकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज अगर आप हम देखेंगे गा रहे हैं या फैज के बोल पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अर्बन नक्सल बनने की राह पर हैं, यानी बनाए जाने की राह पर हैं। क्योंकि आजकल भारत में बोलने से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। और क्या ही खूब कहा उन्होंने, क्योंकि आज पढ़ना, सीखना और सोचने की सलाह देना, ये सब राष्ट्र विरोध की कैटेगरी में आ गया है। ताज़ा ताज़ा उदाहरण चाहिए तो सोनम वांगचुक को याद करिए। जरा सोचिए, जब एक हाई कोर्ट का जज ये कहे कि शिक्षा में सत्ता के हस्तक्षेप ने युवाओं के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो समझिए मामला कितना गंभीर है। पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती की किताबों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे बच्चों को एक झूठा, घिसा पिटा धार्मिक लिबास में लिपटा हुआ भविष्य पढ़ाया जा रहा है, जिसमें भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक हमारे पूर्वजों का हिस्सा बताया जा रहा है। उन्होंने बोधमाला 4 नाम की किताब का भी उदाहरण दिया, जिसमें यह सब पढ़ाया जा रहा है, और इस पर सरकार चुप है, क्योंकि यही तो उनका मनचाहा भारत है। एक ऐसा भारत जो इतिहास नहीं बल्कि कल्पना पर आधारित हो, जहां विज्ञान से ज़्यादा गौरक्षा सिखाई जाए, यानी गौरक्षा के नाम पर गुंडई, जहां तर्क से ज़्यादा अंधभक्ति पढ़ाई जाए और जहां संविधान की जगह मनुस्मृति मॉडल लागू करने की तैयारी हो। जस्टिस मुरलीधर ने बेहद सदी हुई भाषा में लेकिन पूरी ताकत से ये चेतावनी दी कि ये सब कुछ सुनियोजित है, ये कोई संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। ये एक संगठनात्मक हमला है हमारे सोचने के अधिकार पर, हमारे सवाल पूछने के हक पर, और इस युद्ध में सबसे पहले शिकार हो रहे हैं विश्वविद्यालय। JNU, जामिया, AMU, हैदराबाद, हर जगह छात्रों को देशद्रोही बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार से पूछा कि CAA क्या है, NRC क्यों, मॉब लिंचिंग पर चुप्पी क्यों, या फिर दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, महिलाओं के मुद्दों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। सरकार के पास जवाब नहीं है, इसलिए उसने नया तरीका खोज लिया कि जो पूछेगा उसी को गरिया देंगे, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कह देंगे, जो लिखेगा उसको खान मार्केट गैंग कह देंगे, जो पढ़ाएगा उसको अर्बन नक्सल कह देंगे। अब इस गैंग टैगिंग के जरिए विरोध को कुचलने का खेल चालू हो गया है। जैसे 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि मेरी छवि खान मार्केट गैंग ने नहीं बनाई है, ये तपस्या से बनी है, और इसके बाद खान मार्केट गैंग बन गया एक गाली, जिससे किसी भी पढ़े लिखे इंसान को निशाना बनाया जा सके। अब सरकार के लिए विचारधारा से लड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने विचारों को ही अपराध बना दिया। मीडिया इसमें पूरी तरह से मदद करता है। गोदी मीडिया नाम का लोकतंत्र का ये चौथा खंभा सांप सीढ़ी खेल रहा है। हर रोज नए नए लफ्ज गढ़ता है और शाम को चीख चीख कर बताता है कि देश के दुश्मन देश के भीतर है, यानी देश की जनता ही, जागरूक लोग ही देश के दुश्मन बताए जाते हैं, और साजिश JNU से शुरू होती है। सोचिए, एक शिक्षक जो व्हील चेयर पर था, प्रोफेसर GN साईं बाबा, उन पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया। बिना हथियार, बिना हिंसा, बिना प्लानिंग के, बस CD और लैपटॉप में मिली फाइलों के आधार पर उन्हें UAPA के तहत जेल में डाल दिया गया। 10 साल लगे बाहर आने में, और फिर कुछ महीनों में 57 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इसे कहते हैं प्रक्रिया को ही सजा बना देना, यानी प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाए। ये जस्टिस मुरलीधर के शब्द हैं। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि जो आदमी संविधान और न्याय के पक्ष में खड़ा हो, उसी को देश का दुश्मन बना दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए और मरने दिया जाए या फिर मार दिया जाए। आज यही हो रहा है और हम सब देख रहे हैं, क्योंकि डर फैलाया गया है। बोलोगे तो जेल, लिखोगे तो FIR, पढ़ाओगे तो UAPA। मुरलीधर कहते हैं कि अब पाठ्यक्रम तय करने का हक विश्वविद्यालयों के पास नहीं है, सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है कि क्या पढ़ा सकते हैं और क्या नहीं। 300 रामायण वाला निबंध रामानुजन का हटा दिया गया, क्योंकि उसमें राम केवल भगवान नहीं, एक सांस्कृतिक पात्र थे और ये सत्ता के एजेंडे में नहीं आता, इसलिए हटाओ। और इस तरह हटाया जा रहा है इतिहास, साहित्य,
तर्क, आलोचना, ताकि बचे केवल पौराणिक कहानियां, गोधन रक्षा और भारत माता की जय के नारे। लेकिन नारा बोलने से पेट नहीं भरता, नौकरी नहीं मिलती, अस्पताल नहीं चलते, स्कूल नहीं बनते। लेकिन जब जनता यही मांगे तो कह दो कि अरे तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ। यही नया राष्ट्रवाद है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी पर बोलने वाला राजद्रोही है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का राजा भोज ही असली भारत का प्रतिनिधि है। इस पूरी व्यवस्था की सबसे खतरनाक बात यह है कि अब सवाल पूछने का मन भी मारा जा रहा है। लोग डरते हैं पोस्ट करने में, बोलने में, यहाँ तक कि पढ़ाने से। और जब कोई समाज डरने लगे, संगठित तरीके से डरने लगे, तब समझिए कि तानाशाही घुस चुकी है। बाहर नहीं, भीतर तक, सोच में, सांस में और शिक्षा में। लेकिन मुरलीधर की बात हमें झकझोरती है। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि ये वक्त भी गुजरेगा, पर सवाल ये है कि क्या तब तक हम रहेंगे? क्या तब तक हमारा लोकतंत्र बचेगा? या बस किताबों में लोक और तंत्र का मतलब पढ़ते रह जाएंगे? जमीनी हकीकत सिर्फ डर और चुप्पी की होगी। इसलिए अब फैसला हमारा है, या तो चुप रहो या धीरे धीरे मरते लोकतंत्र का मातम मनाओ, या फिर बोलो, लिखो, पढ़ाओ, क्योंकि बोलने से ही हमारा अस्तित्व होगा। अब जरा सोचिए, जब एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, जिसे संविधान की आत्मा और कानून की प्रक्रिया की पूरी समझ है, वो खुद खड़े होकर कहते हैं कि शिक्षा में युवाओं के दिमाग पर सत्ता कब्जा कर रही है, यानी आरएसएस का कब्जा हो रहा है, तो बात सिर्फ विचारधारा की लड़ाई की नहीं रह जाती। ये सीधा हमला है एक पीढ़ी की सोच, समझ और भविष्य पर। और इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है? वही पुराना संघ परिवार, जो अब सिर्फ शाखाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पाठ्य पुस्तकों में, विश्वविद्यालयों में, शिक्षकों के मन में और छात्रों के कल में घुस चुका है। जस्टिस मुरलीधर जब 12 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में प्रोफेसर जीएन साईं बाबा मेमोरियल में लेक्चर दे रहे थे, तो उनकी आवाज में चेतावनी थी, डर नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस की शिक्षा शाखा विद्या भारती आज भारत भर में 25,000 से ज्यादा औपचारिक अनौपचारिक स्कूल चला रही है, जिसमें 77 लाख छात्र और 1.5 लाख शिक्षक शामिल हैं। इनमें पढ़ाया जा रहा है एक ऐसा इतिहास जो झूठ से शुरू होता है और कट्टरता पर खत्म होता है। उन्होंने बोधमाला 4 का उदाहरण दिया, जिसमें 4वीं क्लास के बच्चों को बताया जाता है कि म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका हमारे देश का हिस्सा था। यानी बच्चे इतिहास नहीं, संकल्प पढ़ रहे हैं। और ये वही संकल्प है जो सावरकर की अखंड भारत वाली सोच से आता है, और जिसका मकसद सिर्फ राष्ट्र प्रेम नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के खिलाफ नफरत भरना है। आप सोचिए, क्या एक 9 साल के बच्चे को ये पढ़ाना जरूरी है कि तिब्बत भी भारत का हिस्सा था? क्या ये शिक्षा है या दिमागी घुसपैठ? और जब शिक्षक की गाइड बुक में लिखा हो कि पूरा एशिया कभी जम्बू द्वीप था और मिस्र, ईरान, इजराइल, रूस, मंगोलिया सब हिंदू संस्कृति के प्रभाव में थे, तो सवाल उठता है कि ये इतिहास है या धार्मिक राष्ट्रवाद का पिटारा, या फिर कल्पनाओं में ढकेलने की साजिश? और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर चल रहा है, जिसे एनईपी यानी नई शिक्षा नीति के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, और जिस पर यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की सील लगी है। यानी सरकार खुद कह रही है इतिहास से सच्चाई हटाओ, संस्कृति के नाम पर कल्पना घुसाओ। जस्टिस मुरलीधर ने साफ कहा, अगर ये सिर्फ विद्या भारती तक सीमित होता तो चिंता नहीं होती, लेकिन अब ये सोच विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई, और इसका सीधा असर दिखा 2022 में, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स के सिलेबस में ए.के. रामानुजन का 300 रामायण वाला लेख हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि राम की कहानी एक नहीं अनेक है। और ये बहुलवाद संघ की सोच को नागवार गुजरता है। उन्हें एक ही राम चाहिए, जो योद्धा हो, रक्षक हो, और सबसे जरूरी जिसका इस्तेमाल जय श्री राम के नारे में, जिसे अब नफरती नारा बना दिया गया है, उसका इस्तेमाल राजनीति में हो सके। अब सवाल यह है कि किताब कौन पढ़ा रहा है? सवाल यह भी है कि क्या अब शिक्षक खुद डरते हुए पढ़ा रहे हैं? जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि अब ये तय करने का अधिकार शिक्षक के पास नहीं कि क्या पढ़ाएं, ये ऊपर से तय होता है, और उस ऊपर में नीति नहीं, सत्ता बोलती है। और ये वही सत्ता है जो कहती है कि खान मार्केट गैंग वाले देशद्रोही हैं और अर्बन नक्सल वो है जो छात्र छात्राओं को सोचने की आज़ादी सिखाते हैं। सत्ता ने अब शिक्षा को अपने प्रचार का औजार बना लिया है, जहाँ हर विचार जो सरकार से अलग हो उसे वामपंथी साजिश बता दिया जाता है, और हर सवाल जो तर्क करे उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता दिया जाता है। यही नहीं, अब स्कूलों और कॉलेजों में त्योहार, उत्सव, ध्यान साधना और राष्ट्रभक्ति दिवस जैसे कार्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए हैं, और इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ईसा फाउंडेशन जैसे संगठनों को घुसा दिया गया है। ये ईसा फाउंडेशन वाले वही हैं जिन पर हाल ही में ढेर सारी बच्चियों के साथ न जाने क्या क्या करने का आरोप लगा था। यानी जो भी सवाल पूछे उससे पहले उसकी सांसें कंट्रोल कर लो, ध्यान कराओ और कहो सब चंगासी। ये पूरा ढांचा एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जैसा है, जहां बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता है कि सरकार पर सवाल मत उठाओ, अल्पसंख्यकों
को शक की निगाह से देखो और अपने इतिहास को केवल गौरव गाथा मानो, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति पर गर्व करना सिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या गर्व अंधा होता है? क्या संस्कृति सिर्फ हिंदू धर्म से परिभाषित होगी? क्या हम कबीर, अंबेडकर, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाएंगे या सिर्फ सनातन का गौरव ही रटवाएंगे? और गौरव के नाम पर भी झूठ परोसा जाएगा। अगर अंबेडकर कहें कि मनुस्मृति जला दो तो वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं, और अगर कोई विद्यार्थी आजादी के नारे लगाए तो वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करने लग जाता है। ये है आज की भारत की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई, और ये सिर्फ किताबों का मामला नहीं है, ये सोच को बंधक बनाने की प्रक्रिया है जिसमें हर स्वतंत्र विचार, हर सवाल, हर असहमति को देशद्रोह से जोड़ दिया गया है। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि इतिहास हमें बताता है कि ये समय भी बीतेगा, लेकिन उन्होंने आगाह भी किया कि जो परिवर्तन पिछले दशक में हुए हैं वो इतने गहरे हैं कि उन्हें पलटना आसान नहीं होगा। और ये बात हर उस शिक्षक और छात्र को समझनी चाहिए जो अभी भी सोचते हैं कि क्लासरूम तटस्थ स्थान है। नहीं, अब क्लासरूम भी युद्ध का मैदान है, जहां एक ओर संविधान की रोशनी है और दूसरी ओर सत्ता की छाया, और इस छाया में घुटती जा रही है वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक दृष्टि और विचारों की विविधता। अब ये जरूरी हो गया है कि हम न सिर्फ इस व्यवस्था की आलोचना करें बल्कि विकल्प भी सुझाएं। जस्टिस मुरलीधर ने सुझाव दिया कि क्या हम टैगोर के शांति निकेतन मॉडल या कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जैसे स्कूलों को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आज ये नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां किताबों में विचार स्वतंत्रता पढ़ेंगी, लेकिन जिंदगी में उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ लेफ्ट बनाम राइट की नहीं, ये लड़ाई सोचने के अधिकार की है, सवाल पूछने की हिम्मत की है, और संविधान में दिए गए उस वाक्य की, हम भारत के लोग, जिसमें हम का मतलब सब है, न कि सिर्फ वे जो एक विचारधारा को मानते हैं। इसलिए अब समय है कि हम तय करें कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत देंगे जो झूठ के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होकर एक रोबोटिक नागरिक बन जाए, या ऐसा भारत जिसमें बच्चे सोच सकें, पूछ सकें और चुनौती दे सकें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा कर्म है सवाल पूछना। अब बात करते हैं उस नाम की जिसे सरकार आतंकवादी कहती रही और जिसे एक पूर्व हाईकोर्ट जज अकादमिक शहीद कहकर याद करते हैं। जी.एन. साईं बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर, जो व्हील चेयर पर जीवन गुजारने वाले एक विकलांग व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचार इतने सशक्त थे कि सत्ता कांप गई। और जिस देश में कागजी राष्ट्रवादियों को राष्ट्र की आत्मा माना जाता है, वहां एक असहाय शिक्षक को देशद्रोही ठहराने में पूरा तंत्र झोंक दिया गया। साल 2014 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप वही कि माओवादी हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं और देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सबूत उनके घर से बरामद कुछ पेन ड्राइव और सीडी, जो बाद में कोर्ट में भी पूर्णतया साबित नहीं हो पाई, सत्यापित नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी उन्हें न सिर्फ जेल भेजा गया बल्कि लगातार जमानत भी नहीं मिली। और इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय न्यायपालिका की वो तस्वीर भी सामने आई जो लोकतंत्र की आत्मा को संसार करती है। जस्टिस मुरलीधर खुद कहते हैं कि साईं बाबा का मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सोचिए, एक प्रोफेसर जो 90% दिव्यांग थे, उन्हें 10 साल तक जेल में सड़ाया गया। बार बार मेडिकल जमानत की गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार ये कह दिया गया कि कानून सबके लिए समान है, जबकि हकीकत यह है कि कानून उनके लिए समान नहीं था जिनके पास सत्ता थी। साईं बाबा का शरीर धीरे धीरे जवाब देता गया, और जब अदालत ने उन्हें अंततः जमानत दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर की हालत ऐसी थी कि वो न ठीक से बोल सकते थे, न चल सकते थे, और न ही लंबी उम्र जी पाए। कुछ ही महीनों में उनका निधन हो गया। इसे प्रक्रिया की सजा यानी प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाना कहते हैं, यानी बिना दोषी ठहराए कानून की जटिलताओं और सत्ता के दबाव में किसी की जिंदगी छीन लेना। यह न्याय नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है। और ये वही दौर है जहां विश्वविद्यालयों में हम देखेंगे बोलने वाला छात्र या आज़ादी का नारा लगाने वाले छात्र, शिक्षक सीधे अर्बन नक्सल करार दे दिए जाते हैं। न्यायपालिका की भूमिका आज की सत्ता के सामने उतनी ही झुकी हुई है जितनी उस दौर में थी जब इमरजेंसी लगी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब इसे घोषित किया गया था और आज ये राष्ट्रवाद के नाम पर लपेट दिया गया है। सवाल यह है कि प्रोफेसर साईं बाबा की मौत को हम सामान्य मौत कहेंगे या सत्ता द्वारा की गई हत्या। ये एक संगठित प्रयास था, एक उदाहरण बनाने का, यह दिखाने का कि अगर कोई सिस्टम पर सवाल उठाएगा तो उसका हश्र ही होगा। और मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर का सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्या कभी इस सिस्टम को जवाबदेह ठहराया जाएगा जिसने एक शांति प्रिय शिक्षक को मौत के मुंह में भेज दिया? उनकी पीएचडी का विषय था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड नेशन मेकिंग, और जेल में रहते हुए उन्होंने 2 पुस्तकें और दर्जनों कविताएं लिखी। अब सोचिए, क्या कोई आतंकवादी कविता
कविता भी लिखता है, अगर शब्दों से डरने लगे राज्य तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र अब सिर्फ वोट की प्रक्रिया है। और अब तो वोट की भी नहीं रह गई, केंचुआ की हरकतें आप देख ही रहे हैं। विचार की आज़ादी नहीं। और इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह रही कि जो कोर्ट कभी रात को 2 बजे दंगा पीड़ितों के इलाज के लिए खुल जाती थी, वो कोर्ट 10 साल तक एक विकलांग व्यक्ति को जमानत देने का फैसला नहीं ले सकती है। क्या ये न्याय है? क्या ये वही संविधान है जो जीवन के अधिकार की बात करता है? क्या ये वही गणराज्य है जिसकी नींव में अंबेडकर ने समानता की बात रखी थी? आज अगर न्यायपालिका सवालों के घेरे में है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गलत फैसले दे रही है या फिर फैसले नहीं दे रही है, बल्कि इसलिए कि वो गलत के खिलाफ खड़ी नहीं हो रही है। और ये चुप्पी, ये सहमति धीरे धीरे एक ऐसे भारत को जन्म दे रही है जहां कोर्ट का मतलब सिर्फ तारीख पे तारीख रह गया है, इंसाफ नहीं। और इसी का नतीजा है कि साईं बाबा जैसे लोग जेल में रहते रहते मार दिए जाते हैं, जबकि बिल्किस बानो के बलात्कारी फूलमालाओं के साथ छोड़े जाते हैं। आज सत्ता ने एक नया नैरेटिव गढ़ लिया है जिसमें सवाल करना गुनाह है और गुनाह का अंजाम जेल या चुप्पी। और जस्टिस मुरलीधर जैसे लोग जो इस चुप्पी को तोड़ते हैं उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। याद कीजिए साल 2020 के दिल्ली दंगों के वक्त उन्होंने आधी रात को सुनवाई की और कहा कि हम एक और 1984 नहीं होने देंगे, और जवाब में क्या मिला? रातों रात तबादला। अब ये सिर्फ न्याय का सवाल नहीं रह गया, ये सवाल है उस हिम्मत का जो संविधान से मिलती है और जो आज सिस्टमेटिकली छीनी जा रही है। साईं बाबा के नाम पर आयोजनों में नारे लगते हैं, राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां ऐसे आयोजनों की ज़रूरत ही न हो? क्या हम सत्ता से इतना डर गए हैं कि अब सोचने, बोलने और पढ़ाने के पहले उसके मनोविज्ञान को समझना ज़रूरी हो गया है? जस्टिस मुरलीधर ने कहा, इतिहास गवाह है कि ये समय भी बीतेगा, लेकिन कब और कौन इसे बदलेगा, यही आप और मैं सबको तय करना है। क्योंकि अगर आज हमने चुप्पी ओढ़ ली तो कल इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।